Assalamu alaikum students, how are you? I hope you guys are doing well. Okay, so should we move to the class? Who's there right now in the chat box? Just mark your present first. So there's Sarim Zen. Walaikum assalam, Sudesh. Yes, Sarim, are you there? Zen, are you there? Can I see you in the chat room? Please mark your attendance first. Okay, Sarim, walaikum assalam. Okay, from you guys who were not there in the last class. So there's आप थे last class में? नहीं थे. ओके सारे आप भी नहीं थे मेरे ख्याल से लास्ट के फ्यू मिनट्स में आप आए थे, मुझे यहाँ तक याद है. जैन, व्हाट्स अबाउट यू बेटा? जैन, आर यू देयर? ओके ओके, नो प्रॉब्लम, दैट्स फाइन. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द लेक्चर. अच्छा, बिफोर टू मूव ऑन दैट वन, यू बोथ वर नॉट देयर इन द लास्ट क्लास, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हुआ चलूँ आप लोगों को कि लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था और आज हम क्या कवर करने जा रहे हैं. तो भाई बेसिकली लास्ट क्लास तक हमने चैप्टर 1 स्टार्ट कर लिया था. ठीक है, वी ऑलरेडी हैड स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 1 और फ्यू टॉपिक्स. तो चैप्टर नंबर 1 फ्यू टॉपिक्स वी हैव कवर्ड इन द लास्ट क्लास. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. बट जो हमने प्रीवियस टॉपिक कवर किया है जिसमें आप लोग की प्रेजेंस नहीं थी, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था. तो मैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देता हुआ चलूँ आपको जब तक दूसरे बच्चे आ रहे हैं क्लास में. ठीक है, तो ज़रा इसका फ़ायदा उठा लीजिएगा, जल्दी से ध्यान यहाँ रखिएगा, क्विकली समझ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो मुझसे कर लीजिएगा. ठीक है, इससे पहले कोई और आ जाए बच्चों, फिर हमारा लेक्चर आगे मूव हो जाए, तो इसको वाइंड अप करते हुए चलते हैं. ठीक है, अच्छा जी. ओके, हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम क्या था भाई? प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग. ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये था इस चैप्टर का कि हमने भाई कंप्यूटराइज प्रॉब्लम की बात करनी थी. भाई कंप्यूटराइज प्रॉब्लम जो होती हैं वो क्या होती हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, व्हाट आर द एप्रोप्रिएट स्टेप्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, इसका मैं क्विक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था व्हाट इज़ प्रॉब्लम. इट मीन्स डेट भाई व्हाट इज़ प्रॉब्लम का मतलब क्या देखा था हमने, भाई प्रॉब्लम होती क्या है, किसे कहा जाता है प्रॉब्लम. ठीक है, तो इसका मैंने आपको एक सिंपलेस्ट और कंसाइज वे में एक डेफिनेशन बताई थी. अगर आप लोग नहीं थे तो अभी नोट कर लीजिएगा. दैट इज व्हाट के प्रॉब्लम कैन बी एनी सिचुएशन दैट प्रिवेंट अस टू अचीव समथिंग. ठीक है, इट ऑलरेडी रिटन हियर, अ प्रॉब्लम इज अ सिचुएशन दैट प्रिवेंटिंग समथिंग टू बी फ्रॉम बीइंग अचीव्ड. इट मीन दैट प्रॉब्लम कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो हमें कोई टास्क अचीव करने से रोक रही हो. ठीक है, ये प्रॉब्लम कहलाती है. कंप्यूटराइज प्रॉब्लम भी हो सकती है, हमारी कॉमन लाइफ प्रॉब्लम भी हो सकती है, दैट डजंट मैटर. ठीक है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम है जो हमें कोई टास्क अचीव करने से रोके. फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, आपकी क्लास लेने से रोक रही है, दैट इज अ प्रॉब्लम. ठीक है, अच्छा अब इसका हल क्या है? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा दूसरे मेथड पे, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ मेथड और प्रोसीजर बाय विच वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम. ठीक है, इट इज ऑलरेडी रिटन हियर. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द act of the defining the problem, determining the cause and identifying the priorities and selecting the alternatives. अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम पता है उसके बारे में सोचेंगे. थिंकिंग का मतलब क्या है कि भाई प्रॉब्लम है क्या, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालेंगे. ठीक है, बगैर सोचे बगैर प्लान करे हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते. ठीक है, आफ्टर दैट अच्छा इसके बाद हमने इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के 4 स्टेप्स देखे थे. ये आपके चैप्टर का और आपकी बुक का और चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पॉइंट ऑफ व्यू. लॉन्ग क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में ये क्वेश्चन लाजमी आता है. लाजमी से मुराद ये है कि इसकी 90% चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन उधर आएगा. ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम्स पहले आप क्या डिफाइन करेंगे, प्रॉब्लम क्या होती है, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, उसके बाद उसके 4 स्टेप्स हैं. प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 4 स्टेप्स हैं. नंबर 1 डिफाइन द प्रॉब्लम. नंबर 2 जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस. नंबर 3 इवेल्युएट एंड सिलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव्स. नंबर 4 इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप ऑन द सॉल्यूशन. ये 4 आपके स्टेप्स हैं जिसकी मदद से आप कोई भी कंप्यूटराइज्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या फिर अपनी कॉमन लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व. हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर की बात करें तो मैं कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा. ठीक है, अच्छा पहला स्टेप क्या है? डिफाइन द प्रॉब्लम. डिफाइन द प्रॉब्लम मीन्स दैट कि भाई हमारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, वी शुड नो अबाउट द प्रॉब्लम. हमें पता हो कि भाई क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में, हम गलत प्रॉब्लम को परस्यू ना कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल भाई हमें लग रहा है भाई इंटरनेट नहीं चल रहा, तो हो सकता है भाई पीछे से इलेक्ट्रिसिटी ना हो, एक्चुअल प्रॉब्लम ही नहीं पता हमें, हम इंटरनेट पे वर्किंग कर रहे हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉब्लम का पता होना जरूरी है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप.
अच्छा, तो उसका पता चल गया, सेकंड स्टेप पे प्रूव करेंगे, दैट इज व्हाट जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। जब एक्चुअल प्रॉब्लम का पता चल गया, प्रॉब्लम डिफाइन कर ली, अब उसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन जनरेट करने। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि भाई ये सॉल्यूशन मुझे लगता है इससे मसला हल हो जाएगा, अगर नहीं होता तो इसको ट्राई करेंगे, इससे नहीं होता तो इसको ट्राई करेंगे। ये 2-3 हमने सॉल्यूशन ऑल्टरनेट बना लेने, दैट इज द सेकंड स्टेप टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। द थर्ड वन इज इवैल्यूएट एंड सेलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव्स। अब उन सॉल्यूशंस को इवैल्यूएट करना है, ठीक है, ऑल्टरनेटिवली सिलेक्ट करके इवैल्यूएट करना है कि भाई विच वन इज द बेस्ट फिट, इसको लगा के देखें शायद इससे पहले मसला हल हो जाए, इस पे जाना ही ना पड़े, ठीक है, तो बेस्ट फिट पे हम पहले जाएंगे। ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप ऑन द सॉल्यूशन। इम्प्लीमेंट कर दें, अब चौथे स्टेप में वो जो हमने इवैल्यूएट किया है तीसरे स्टेप में, उसको इम्प्लीमेंट करके देखें भाई हमारा सॉल्यूशन आ भी रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा तो दूसरा ऑल्टरनेटिव लगा दें, अगर आ गया है तो कितना उसकी एक्यूरेसी है, कितने % एक्यूरेसी है, उसका फॉलोअप ले लें, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी कोई सॉल्यूशन प्रॉब्लम जनरेट होती है तो हम हर दफ़ा इन स्टेप से ना गुजरना पड़े, हम फॉलोअप वाले स्टेप्स को यूज़ करके उसके ऊपर वही वाला सॉल्यूशन इंप्लीमेंट कर दें। ठीक है, तो हर सॉल्यूशन को निकालने के 4 स्टेप्स होते हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। पहला डिफाइन द प्रॉब्लम था, दूसरा जनरेट आइडियाज़ था जिसमें ऑल्टरनेटिव जनरेट करने हमने कि ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। अच्छा, थर्ड वन इज इम्प्लीमेंट एंड इवैल्यूएट, इम्प्लीमेंट एंड इवैल्यूएट, एंड द लास्ट वन इज इवैल्यूएट एंड सिलेक्ट एन सॉल्यूशन, जिसमें हम फॉलोअप भी लेंगे। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है भाई सारे जैन और सुदैस? ये 4 स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, अब सर ये लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है तो कितना लिखना पड़ेगा, क्या होगा, क्या सीन? तो भाई लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कहा। तो भाई आपकी 6 हेडिंग्स आ गई इसके अंदर। 6 हेडिंग्स कहाँ से आ गई? पहली हेडिंग व्हाट इज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या होती है, डिफाइन प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम सॉल्विंग किसे कहते हैं, ठीक है, 2 हेडिंग। बाकी की 4 हेडिंग ये स्टेप्स हैं। आप तीसरी हेडिंग डालेंगे देयर आर द 4 स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर, ये चारों को आप डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक लॉन्ग बन जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आपको याद भी करना है, आपको समझ भी आना चाहिए। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये हमारी लास्ट क्लास तक का टॉपिक था। अब हम यहाँ से आगे बढ़ने जा रहे हैं, यहाँ से आगे मूव कर रहे हैं। ओके, एल्गोरिथम, द नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि हमने अभी चैप्टर का नाम देखा था, ऊपर क्या लिखा था, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिजाइनिंग। इसका मतलब है हम चैप्टर का एक पार्ट तो रिजॉल्व कर चुके हैं, दैट इज व्हाट प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला। ठीक है, अब दूसरे पार्ट पे मूव कर रहे हैं, दैट इज व्हाट एल्गोरिथम डिजाइनिंग। अब एल्गोरिथम को डिजाइन करने से पहले हमें पता होना चाहिए एल्गोरिथम होता क्या है, ताकि हम उसको डिजाइन कर सकें भाई। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एल्गोरिथम किसे कहते हैं भाई? अच्छा, मैं पहले एक आसान सी कंसाइज डेफिनेशन बता दूं आपको। एल्गोरिथम इज द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप अगर हम रिजॉल्व करें तो उन स्टेप्स को एल्गोरिथम कहा जाता है। आसान सी डेफिनेशन। अब हम ये बुक वाली डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एल्गोरिथम्स आर वाइडली यूज्ड थ्रू आउट ऑल द एरियाज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर के जितने भी एरियाज हैं सब में, आईटी में, हर जगह एल्गोरिथम्स यूज होते हैं। किस लिए? A search engine algorithm, for example, takes search strings of keywords and operations as input, research its associated databases for relevant web pages and return results. Another common example is online advertisements, where the algorithms takes age, gender, region, and interest as input and then display ads to only those people who match the criteria. कुछ समझ आया? थोड़ा सा एक्नॉलेज मी प्लीज क्विकली। थोड़ा सा कुछ समझ आया? सुदैश, सारिम, जैन, नहीं आया? स्टेप बाय इतना ही समझ आया, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आपसे क्या कह रहे हैं भाई, अकॉर्डिंग टू क्राइटेरियाज। फॉर एग्जाम्पल हम क्राइटेरियाज क्रिएट कर देंगे, एल्गोरिथम बनाएंगे, इसका मतलब है हम क्राइटेरियाज क्रिएट कर देंगे। उसके अंदर ये बता देंगे कि भाई अगर इस एज ग्रुप का बच्चा विजिट कर रहा है तो इस तरह का उसको ऐड दिखाना है। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। कौन निकाल रहा है? एल्गोरिथम। हमने एक एल्गोरिथम बनाया जो ये डिसाइड करेगा कि अगर इस एज ग्रुप का बच्चा विजिट कर रहा है यूट्यूब पे या किसी भी फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उसको जो एडवर्टाइजमेंट शो हो, जो कि बिल्ट इन एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, वो ये वाली शो हो। अगर इस एज ग्रुप का 20 से 30 वाला कर रहा है तो उसको ये एडवर्टाइजमेंट शो हो, 30 से 40 वाला कर रहा है तो उसको ये एडवर्टाइजमेंट शो हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो डिसाइड करेगा ना, ये एल्गोरिथम करेगा। तो एल्गोरिथम्स आर द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो कि हम जनरेट कर देते हैं और वो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट होते हैं। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट होते हैं। जैसे हमने ये बात की, सर्च इंजन एल्गोरिथम फॉर एग्जाम्पल टेक सर्च स्ट्रिंग्स ऑफ कीवर्ड्स
एंड जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, अब उससे रेलिवेंट चीज़ हमें ला के दे देता है फॉर रिकमेंडेशन में। हाउ कम, कैसे हो रहा है ये, कैसे हो रहा है? एल्गोरिथम, पीछे एल्गोरिथम्स लगे हुए हैं, एल्गोरिथम वर्कआउट कर रहे हैं कि जब भी यूज़र आके ये चीज़ सर्च करे, ये चीज़ टाइप करे, तो उससे रेलिवेंट ये लिंक उसको शो कराने हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये काम कौन कर रहा है? एल्गोरिथम। तो भाई किसी भी चीज़ का, चाहे वो मैनुअल हो चाहे वो IT की फील्ड हो, उसको सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, उसको क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। इज दैट क्लियर नाउ? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? सो दैट्स सारिम और जैन, अनफास, सैयद अनफास, आर यू देयर? ओके, दैट्स वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं भाई यहाँ से। अच्छा, अब ये तो हो गया एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं एल्गोरिथम के बारे में। एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, स्टेप्स। अभी मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, तो वो इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती है, वो स्टेप्स भी हो सकते हैं, वो रूल्स भी हो सकते हैं, दैट आर फॉलोड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, द स्टेप्स, द रूल्स दैट बेसिकली यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। Got it now? It is a tool for solving a well specified computational problem. ये एक टूल है बेसिकली, जो कि कंप्यूटर की वेल स्पेसिफाइड सॉल्व कर देता है प्रॉब्लम को। ठीक है, बहुत जो वेल स्पेसिफाई हुई भी हो ना प्रॉब्लम, उसको सॉल्व कर दो। अच्छा, इन आर डेली लाइफ एज वेल, हम अपनी डेली लाइफ में एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। वी फॉलो वेरियस एल्गोरिथम्स विदाउट नोइंग। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसे एल्गोरिथम अपनी कॉमन लाइफ में अप्लाई कर देते हैं जिसका हमें पता भी नहीं होता कि हम यहाँ एल्गोरिथम लगा रहे हैं। भाई गेट, कैसे भाई, कैसे हो सकता है सर? ये अभी देख लेते हैं कैसे हो सकता है। वी फॉलो अ डेली रूटीन आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। करते हैं हम डेली रूटीन फॉलो। सुबह उठे, स्कूल गए, तैयार होके स्कूल गए, अब स्कूल से आए, स्कूल से आके भाई थोड़ी देर नैप ले ली, सो गए, थोड़ी देर उठ के मदरसे चले गए, उठ के ट्यूशन चले गए, ट्यूशन जाके थोड़ी देर खेल लिया, खेल के खाना खा के सो गए। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप हम डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं ना, दैट इज एन एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये एल्गोरिथम है। अच्छा, और कहाँ यूज कर रहे हैं भाई? वी फॉलो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हाइल ड्राइविंग अ कार। गाड़ी को चलाने की जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, पहले गाड़ी में गाड़ी का डोर खोला, बैठे, ऑन करा, ठीक है, इग्निशन ऑन करा, ठीक है, उसके बाद हैंड ब्रेक नीचे करा, रेस दी, गाड़ी चल गई। ये क्या हो रहा है? इंस्ट्रक्शन फॉलो हो रही है। अगर हम कोई भी स्टेप आगे पीछे कर दें, क्या गाड़ी चलेगी? इग्निशन हम ऑन ही नहीं किया हमने और रेस दे रहे हैं, गाड़ी चलेगी? नो। तो इट मीन्स दैट कि जब तक एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म नहीं होगा, वो वर्कआउट नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। ठीक है, सुबह आप उठे, स्कूल गए नहीं और डायरेक्ट ट्यूशन चले गए, सुबह ही सुबह उठ के, तो ट्यूशन वाले कैटर करेंगे आपको भी, सुबह सुबह ट्यूशन आ गया तुम तो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो एल्गोरिथम इज व्हाट? द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। हम डेली लाइफ में फॉलो कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं। और कहाँ है भाई? वी फॉलो द रेसिप्स इन कुकिंग फूड टू मेकिंग टी। ठीक है, अब चाय बनाने के लिए हम रेसिपी फॉलो कर रहे हैं। क्या फॉलो कर रहे हैं भाई? कि भाई पहले हमने पानी डालना है, बॉईल करना है उसको, फिर उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, फिर बॉईल करना है। ठीक है, तो भाई ये जो हम स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं चाय बनाने के लिए, स्टेप्स जो फॉलो कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, क्या है? एल्गोरिथम है। ठीक है, एल्गोरिथम। इज दैट क्लियर नाउ? अब क्लियर हो गया सबको एल्गोरिथम क्या होता है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कॉमन लाइफ में कैसे अप्लाई कर रहे हैं, और इसको हम कंप्यूटेशनल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। भाई फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटेशनल लाइफ की एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुझे 2 नंबर ऐड करने हैं, तो जब तक मैं पहला नंबर उसको इनपुट नहीं दूंगा, दूसरा नंबर इनपुट नहीं दूंगा, ऑपरेटर नहीं बताऊंगा, क्या तब तक वो ऐड करेगा? नहीं करेगा। तो भाई ये जो स्टेप्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली मैं उसको बता रहा हूँ क्या करना है, दैट इज व्हाट? एल्गोरिथम। दैट इज व्हाट? एल्गोरिथम। गॉट इट नाउ? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। These step by step instructions that we follow every day are algorithms to solve certain problems. जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स फॉलो करें हम, that is algorithm. There are 2 common methods to express algorithm designs, that is pseudocode and flowchart. अब ये P जो है ना, ये साइलेंट होता है यहाँ पे, that is pseudocode. That is what? pseudocode. अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक pseudocode एक flowchart. अच्छा, फ्लो चार्ट जो है वो हमारे चैप्टर का पार्ट है, अभी हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं इसके बाद। ठीक है, सूडोकोड इज नॉट द पार्ट ऑफ द चैप्टर। सूडोकोड का ऐसे कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, सूडोकोड होता क्या है आपको बताते चलूँ। दैट इज अ लेयर बिटवीन द प्रोग्रामिंग कोड एंड एल्गोरिथम। कोड और एल्गोरिथम के बीच में जो लेयर होती है ना, दैट इज सूडोकोड। दैट इज सूडोकोड। इसमें सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में कोड को एक्सप्रेस कर दिया जाता है, इसमें कोड की सेंसिटिविटी मैटर नहीं करती। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? सूडो कोड कहते हैं उसको। सूडो कोड एक प्रॉपर कोड होता है जिससे हम प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, जिसमें सेंसिटिविटी मैटर करती है
कि कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर मैटर करते हैं, भाई केस सेंसिटिविटी होनी चाहिए, सेमीकोलन नहीं लगा एरर आ जाएगा, ठीक है। सूडो कोड में ऐसा नहीं है, सूडो कोड इज द मिडिल लेयर बिटवीन द एल्गोरिथम एंड द कोड, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ किसकी बात हो रही है, फ्लो चार्ट। या फ्लो चार्ट के बारे में बात करते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बिफोर टू मूव ऑन फ्लो चार्ट, कुछ एल्गोरिथम की एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्या एग्जांपल्स हो सकती है भाई एल्गोरिथम की? पहले एल्गोरिथम का रोल डिस्कस करते हैं, फिर एग्जांपल पे चलते हैं। रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, एल्गोरिथम होता क्या है ये हमें क्लियर हो गया, एल्गोरिथम कैसे अप्लाई होता है ये क्लियर हो गया, किसे कहते हैं ये क्लियर हो गया, कब अप्लाई करते हैं ये क्लियर हो गया। अब रोल, उसका किरदार क्या है, किरदार क्या है। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एन एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और मेक अ डिसीजन is that it produce the best possible answer every time, best possible answer। एल्गोरिथम यूज करने से हमें फायदा ये होगा कि हमें बेस्ट सॉल्यूशन या बेस्ट पॉसिबल आंसर ला के देगा, ठीक है, एवरी टाइम, राइट। अच्छा, दिस इज यूजफुल इन सॉल्यूशन वेयर एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। इसको हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ में एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है, एक्यूरेट आंसर चाहिए होता है। और वेयर सिमिलर प्रॉब्लम्स नीड टू बी सॉल्व्ड मोर ऑफन, जहाँ पे एक जैसी प्रॉब्लम बार बार आए तो बजाय इसके कि हम कोई बंदा बिठाएं वहाँ पे यूज़र बिठाएं उसको रिजॉल्व करने के लिए, हम एल्गोरिथम लगा दें। तो एक जैसी प्रॉब्लम आ रही है बार बार, इसी मेथड के थ्रू रिजॉल्व होगी, ये मेथड लगता है ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होती रहे, ठीक। आगे क्या कह रहे हैं, टू सॉल्व मोर ऑफन इन मैनी केसेस कंप्यूटर प्रोग्राम्स कैन बी डेवलप विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस। बहुत सारे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स इस प्रोसेस के थ्रू बनाए गए हैं, ठीक है जी। देन data is entered in that program so that the algorithm can be executed to come up with the required solution। जब भी हम कोई डाटा एंटर करें किसी प्रोग्राम में, ठीक है, so that the algorithm can be executed, एल्गोरिथम वहाँ चलना हो जाए to come up with the required solution, और वो ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है हमारा वहाँ तक हमें पहुँचा दे हमारे इनपुट वैल्यूज़ के। जैसे कि मैंने आपको कहा, आपको सर्च करते हो इंटरनेट पे तो आपकी रिकमेंडेशन में उससे रेलिवेंट चीज़ें आना शुरू होती हैं। कैसे? आपने इनपुट दिया ना, आपने इनपुट दिया मुझे ये चीज़ चाहिए, अब उससे रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें उसके पास हैं, इंटरनेट सोर्स के पास है, आईएसपी के पास है, तो आपको क्या करेगा, वहाँ तक पहुँचा देगा एल्गोरिथम की मदद से, ठीक है। दैट इज़ व्हाट एल्गोरिथम वर्क्स। आगे क्या कह रहे हैं, अ कंप्यूटर प्रोग्रामर हैज़ टू डिज़ाइन वेरियस एल्गोरिथम्स टू क्रिएट अ प्रोग्राम। प्रोग्राम बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं प्रोग्रामर्स। आगे क्या कह रहे हैं, दीज एल्गोरिथम्स कैन वेरी फ्रॉम retrieving input from a user to computing complex formulas to reach a conclusion. This data is then rearranged into a meaningful way to represent to the user. The user then makes decision based on the presented data. अच्छा, इस बात का क्या मतलब है भाई, क्या कह रहा है? ये इसी क्लास का लेक्चर है सारे, लास्ट क्लास का वो जो स्टेप्स है वहाँ तक वाइंड अप हो चुका है, ठीक है। अभी हम ये नए लेक्चर पे हैं। तो भाई ये जो चीज़ है ये क्या कह रहे हैं भाई, हम एल्गोरिथम यूजुअली डिज़ाइन करते हैं और वेरियस टेक्नोलॉजीज वेरियस ट्रिक्स लगा के डिज़ाइन करते हैं, और उससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमें एप्रोप्रिएट आंसर मिल जाता है, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन मिल जाता है। तो जो रोल हमने देखा एल्गोरिथम का, रोल ऑफ द एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम को हल करने में एल्गोरिथम का क्या रोल है भाई, हमें बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ला के देता है। मोर ऑफन जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर बार बार हमें वर्कआउट नहीं करना पड़ता, एक ही दफ़ा वर्कआउट कर देते हैं, हमेशा हमें रेलिवेंट सॉल्यूशन ला के देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एल्गोरिथम का रोल है, इससे हमारा काम आसान हो जाता है, टाइम रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, एक्यूरेट आंसर आ जाता है, एक्यूरेसी मेंटेन हो जाती है। इज दैट क्लियर? ये हमारा एल्गोरिथम का रोल है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है किसी को? देन सारेम, सुदैस, एनीवन? ओके, वेरी गुड। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ जाएगा? अच्छा, एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले ना मैं एक ये 2-3 पॉइंट है क्वालिटीज़ के बताता चलूँ आपको। भाई, इनपुट एंड आउटपुट शुड बी डिफाइंड प्रिसाइजली। क्वालिटीज ऑफ गुड एल्गोरिथम कब कहलाएगा वो, जब फॉर एग्जाम्पल हमें एक्यूरेट आंसर मिल रहा है, एक्यूरेसी मेंटेन हो रही है, कब कहलाएगी, कब एक्यूरेसी मेंटेन होगी? जब इनपुट और आउटपुट शुड बी डिफाइंड प्रिसाइजली। जब इनपुट और आउटपुट प्रिसाइजली डिफाइंड होंगे, मतलब बहुत क्लियर वे में डिफाइन किए हुए होंगे, तब तो वो हमें बेस्ट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल भाई, मैं उससे पूछना क्या चाह रहा हूँ, मैं उसको सर्च क्या करवा रहा हूँ, ये मुझे क्लियरली वहाँ पे डिफाइन किया हुआ, ताकि वो उससे रेलिवेंट आंसर ला के दे दे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़,
जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हुए चलते हैं कि भाई मैं सर्च करना चाह रहा हूँ कि भाई मुझे प्रीवियस लेक्चर मिल जाए यूट्यूब पे, ठीक है, कंप्यूटर का प्रीवियस लेक्चर मिल जाए। तो मैं वहाँ पे भाई कहानी लिख रहा हूँ, क्या कहानी लिख रहा हूँ सर्च बार में कि भाई द प्रीवियस लेक्चर ऑफ कंप्यूटर विच इज़ टेकन बाय सर अब्दुल्ला। तो भाई कितने सारे सर अब्दुल्ला आ जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यूट्यूब पे बहुत सारे सर अब्दुल्ला उनके लेक्चर्स आ जाएंगे आपके पास। अच्छा, अब क्या है, आप इसको प्रिसाइज कैसे बनाओगे? आप लिखोगे भाई छा जाओ कंप्यूटर लेक्चर्स। भाई छा जाओ का प्लेटफॉर्म एक ही है, उसका कॉपीराइट नहीं हो सकता। इज इट क्लियर ना? तो भाई छा जाओ का प्लेटफॉर्म एक ही, तो आपको प्रिसाइजली छा जाओ वाले सर अब्दुल्ला ही मिलेंगे। तो ये कहने का मकसद है कि भाई इनपुट और आउटपुट जो है वो क्लियरली डिफाइन होगा, तो वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड एल्गोरिथम है, वो बेस्ट आपको आंसर ला के देगा। ठीक है। दूसरी चीज, ईच स्टेप इन द एल्गोरिथम शुड बी क्लियर। एल्गोरिथम का हर स्टेप क्लियर होना चाहिए। एंड अनएम्बिगिशियस, algorithms are supposed to be most effective among many different ways to solve a problem। और मोर इफेक्टिव होने चाहिए। भाई इसका मतलब ये है इस पॉइंट का कि हम जो भी स्टेप यूज़ करें एल्गोरिथम के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो भी स्टेप यूज़ करें वो स्टेप जो है एक्स्ट्रा स्टेप ना हो, रेलिवेंट स्टेप हो। रेलिवेंट स्टेप का मतलब क्या है? भाई उस स्टेप की उस एल्गोरिथम में नीड हो, रिक्वायरमेंट हो। ऐसा ना हो कि किसी स्टेप की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमने वो ऐड कर दिया। ठीक है, ऐसा ना होना चाहिए। तो ये गुड एल्गोरिथम नहीं कहलाएगा। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट, एन एल्गोरिथम शुड नॉट इंक्लूड कंप्यूटर्स कोड। एल्गोरिथम में कंप्यूटर कोड्स नहीं आते, इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है। इंस्टेड द एल्गोरिथम शुड बी रिटन इन सच अ वे दैट इज कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अच्छा, अब हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं एल्गोरिथम। ये कह रहे हैं भाई कोडिंग लैंग्वेज नहीं यूज होती, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में एल्गोरिथम लिखे जाते हैं। ठीक है। अब एक एल्गोरिथम की एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं। एल्गोरिथम की एग्जाम्पल में पहले ही एग्जाम्पल है मेकिंग अ कप ऑफ टी। क्या करना है? चाय बनानी है। भाई चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए हमें क्या करने हैं? कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। जब तक ये स्टेप्स फॉलो नहीं होंगे चाय नहीं बनेगी। और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि पहले जो स्टेप है वो पहले अप्लाई होगा, दूसरा स्टेप बाद में अप्लाई होगा, तीसरा उसके बाद अप्लाई होगा, लास्ट सबसे आखिर में होगा। ऐसा नहीं है लास्ट स्टेप पहले अप्लाई कर दिया, पहले लास्ट में कर दिया, स्टेप तो अप्लाई हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये एल्गोरिथम वर्कआउट नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, पहला स्टेप क्या है? स्टार्ट। हमेशा कोई भी एल्गोरिथम या भी कोई भी फ्लो चार्ट जब भी हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला और आखिरी स्टेप होता है स्टार्ट और स्टॉप। ये बात याद रखिएगा। ठीक है। दूसरा स्टेप, अच्छा, प्लेस द फ्रेश वाटर इन अ पॉट और अ केटल। सबसे पहला स्टेप क्या है भाई? फ्रेश वाटर पॉट में लो, ठीक है, या फिर केटल में ले लो, ठीक है, उसको प्लेस कर दो। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहे हैं? बॉयल द वाटर, पानी को बॉयल कर लो। इसके बाद क्या कह रहे हैं? पुट द ब्लैक टी लीव्स, ठीक है, ब्लैक टी लीव्स ऐड कर दो उसके अंदर। आफ्टर दैट ऐड सम मिल्क इनटू द पॉट, मिल्क ऐड कर दो। ऐड सम शुगर, शुगर ऐड कर दो उसके बाद। ठीक है, बॉयल फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए बॉयल कर लो, आपकी चाय रेडी, स्टॉप कर दो, चाय बन गई। अब मुझे बताओ आप कि अगर ये वाला स्टेप आप बाद में फॉलो करो, प्लेस द फ्रेश वाटर इन द पॉट, ये वाला स्टेप बाद में फॉलो करो और पहले क्या करो? सबसे पहले आपके जब पॉट ही नहीं है तो आप ये शुगर कहाँ डालोगे? आप मिल्क कहाँ पे ऐड करोगे? अगर इन स्टेप को पढ़ ले आओ तो क्या चाय बन पाएगी आपकी? नहीं, सीक्वेंस ही आउट हो गया ना, मैच ही नहीं कर रहा। तो पहले जब तक पॉट नहीं होगा, जिसमें पानी नहीं होगा, तो हम चीज़ें कैसे डिजोल्व करेंगे? इज दैट क्लियर ना? ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्या कहलाता है? इट्स कॉल्ड एन एल्गोरिथम। गॉट इट ना? एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर ऐड करने, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है, दो नंबर ऐड करने। कैसे करेंगे भाई? स्टार्ट स्टेप तो पहले आखिरी स्टेप हो गया हमारा। अच्छा, अब दो नंबर जो ऐड करने, पहले उन दो नंबर हैं कौन से, उनको डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डिक्लेयर कर देंगे वेरिएबल्स, एक नंबर 1 नंबर 2, दो वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिए जिसमें आके वो दोनों वैल्यूज जिनको ऐड करवाना है वो स्टोर होंगी। ठीक है। और एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, इसका नाम क्या? सम, जिसमें आंसर जाके स्टोर होगा। ठीक है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? रीड वैल्यूज नंबर 1 एंड नंबर 2। तीसरे स्टेप में उन वैल्यूज को रीड किया जाए कि वो दोनों वैल्यूज यूजर ने कौन सी दी हैं जिनको ऐड करवाना है। स्टेप नंबर 4, ऐड नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड असाइन द रिजल्ट टू द सम। 1 और 2 जो भी नंबर दिए यूजर ने उसको रीड करने के बाद उनको ऐड कर दो और ऐड करके उनका जो रिजल्ट है वो सम को असाइन कर दो। सम को असाइन मतलब सम में स्टोर करवा दो। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया, सम इज इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स का जो सॉल्यूशन है, एडिशन है, वो आके ऐड हो गई। और लास्ट स्टेप में डिस्प्ले रिजल्ट, डिस्प्ले सम में जो भी वैल्यू आके स्टोर हुई है ऐड होने के बाद उसको डिस्प्ले करा दो।
इज दैट क्लियर नाउ? तो इन स्टेप्स के अकॉर्डिंगली क्या हुआ, रिजल्ट जनरेट हो गया। इज दैट क्लियर? तो रिजल्ट जनरेट हो गया, क्या रिजल्ट जनरेट हो गया, 2 नंबर को ऐड करवा दिया। अब यूजर जब नेक्स्ट टाइम कोई और 2 नंबर ऐड करवाना चाहेगा, सेम एल्गोरिथम यूज कर लेंगे, ठीक है, वो कोई भी 2 नंबर देगा और इस एल्गोरिथम के उसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तीसरी एग्जांपल पे स्विच करें। ओके, दैट्स वेरी गुड। ओके, तीसरी एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स, एवरेज ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर का एवरेज निकालना है। एवरेज पता ना कैसे कहते हैं, जो भी नंबर्स हैं उनको ऐड करके उनकी नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, एवरेज निकल जाएगा। 3 नंबर, तो भाई पहला आखिरी स्टेप स्टार्ट स्टॉप सेम रहेगा। अब तो 3 नंबर जो हमने एवरेज निकाला उनको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, ताकि वो तीनों में पता चले कौन से, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और उन तीनों का जो एवरेज जाके स्टोर होगा वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा, जिसका नाम हमने एवरेज रख दिया। ठीक है, वेरिएबल आर द प्लेस दैट होल्ड द वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल वो प्लेस होती है, इनमें वैल्यू होल्ड होती है आगे। तो ये एक नंबर 1 वैल्यू, नंबर 2, अब यूजर जो भी वैल्यू देगा नंबर 1 वो इसमें आगे स्टोर होगी, नंबर 2 इसमें, नंबर 3 इसमें, और जो तीनों का एवरेज निकलेगा वो इसमें स्टोर होना चाहिए। इसलिए हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर करवाए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या करें, रीड द वैल्यूज। यूजर जो 3 वैल्यूज दे रहा है उनको रीड करो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीनों वैल्यूज को रीड कर लो पहले। आफ्टर दैट अप्लाई फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का, कि भाई पहले सम कर लो तीनों नंबर्स को और उसके बाद उसको डिवाइड करा दो नंबर ऑफ वैल्यूज से। ठीक है, तो उन तीनों नंबर का सम आ जाएगा, उसके बाद नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड हो जाएगी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीनों का सम हो गए, डिवाइडेड बाय 3। डिवाइड बाय 3 क्यों करा, 3 नंबर्स थे, 4 नंबर होते तो डिवाइड बाय 4 होता। ठीक है, ये हमने एक एल्गोरिथम। अब आखिरी में क्या होगा, डिस्प्ले एवरेज। तो एवरेज में जो भी वैल्यू की स्टोर हुई है उसको डिस्प्ले कर दो, मुझे रिजल्ट नजर आ जाए। इज दैट क्लियर नाउ? अच्छा, अल्फाज बेटा, फ्रॉम टुडे इंशाल्लाह आज से हमारे लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब पे अपलोड होना शुरू हो गए। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ साथ आपको नोट्स भी हम जो है छाजाओ की ऐप है उस पर प्रोवाइड करना शुरू कर रहे हैं आज से इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप छाजाओ पे एक क्वेरी अपनी ड्रॉप कर दीजिए, एप्लीकेशन ड्रॉप करके, तो आपको नोट्स के बारे में वहाँ पे गाइड कर दिया जाएगा। अदरवाइज रिकॉर्डेड लेक्चर जो हैं वो अवेलेबल है आज से यूट्यूब पे इंशाल्लाह, आज से अपलोड होना शुरू होगा। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। एल्गोरिथम नंबर 4, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमें पता है। क्या फॉर्मूला होता है भाई, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो हमने वो फॉर्मूला के लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, लेंथ पता होनी चाहिए, विड्थ और हाइट। तो पहले तो डिक्लेयर करेंगे, 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एक में लेंथ आके स्टोर हो, एक में विड्थ आके स्टोर हो, एक में हाइट स्टोर हो, और जब तीनों का रिजल्ट आए वो वॉल्यूम में जाके स्टोर हो। तो इसलिए हमने 4 वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिए। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3 में उन वैल्यूज़ को रीड करो, और रीड करने के बाद स्टेप नंबर 4 में फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला अप्लाई क्या कर दो कि तीनों जो वैल्यूज रीड हुई हैं उन तीनों को मल्टीप्लाई करो और ले जाके वॉल्यूम में स्टोर करवा दो, और लास्ट स्टेप में डिस्प्ले वॉल्यूम में डिस्प्ले कर दो कि क्या आंसर आया। इज दैट क्लियर नाउ? आगे बढ़ते हैं। द एल्गोरिथम नंबर 5, द लास्ट एग्जांपल। इसके बाद हम फ्लो चार्ट पे स्विच करेंगे। परसेंट कैलकुलेट, एक परसेंट कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। अब परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए। स्टार्ट स्टॉप तो हमारे कॉमन स्टेप्स हैं, ठीक है, वहाँ तक तो कोई इशू नहीं है आई गेस। स्टेप नंबर 2, डिक्लेयर करवाए वेरिएबल्स। इसमें क्या है, पार्ट आए, टोटल आए एंड द परसेंटेज आई। ठीक है, अब ये जो टोटल नंबर है, एक ये हमारे ऑब्टेन नंबर्स हैं और परसेंटेज, 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवा दिए। एक में हम ऑब्टेन नंबर डालेंगे, फिर टोटल नंबर डालेंगे, जो परसेंटेज निकलेगी वो इसमें आगे स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, जो हमारे ऑप्शनल नंबर थे, जो कि ऑब्टेन नंबर थे और जो टोटल नंबर थे, वो हमने पहले रीड करवाई वैल्यूज़ कि वो क्या हैं, उनको फॉर्मूले में डाला, फॉर्मूले में डाल के टोटल ऑब्टेन नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो भी वैल्यू निकलेगी वो जाके परसेंटेज में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, डिस्प्ले परसेंटेज डिस्प्ले करवा दी, क्या परसेंटेज आएगी। अब किसी भी नंबर की अब हमें परसेंटेज निकालनी हो तो ये सेम एल्गोरिथम आप अप्लाई हो सकता है। इज दैट क्लियर ना? ठीक है, तो एल्गोरिथम एक दफ़ा बनते हैं, लाइफ टाइम चलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोबारा से एल्गोरिथम बनाना पड़े, नहीं, प्रॉब्लम सेम है तो सेम एल्गोरिथम लगेगा। इज दैट क्लियर? तो यही बात हम पीछे कर रहे थे अभी तक। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स थी एल्गोरिथम की। अब मुझे बताओ, स्टिल इफ यू आर फेसिंग एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी इन एल्गोरिथम और प्रॉब्लम सॉल्विंग, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड। हाँ जी, सारिम, जैन, सुदेश, अनफास, कोई सवाल यहां तक? सब क्लियर है? Sarim, where are you? Okay, that's very good. Now we are moving forward to the next topic, that is flowchart.
अब देखो फ्लो चार्ट में और एल्गोरिथम में क्या फ़र्क है, माइनर सा फ़र्क है, दैट इज ऑल्सो द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, बट इट रिप्रेजेंट इन अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चोरियल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म. हाउ कम? इसमें द फ्लो चार्ट इज द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, फ्लो चार्ट इज द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस. फिजिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? बाय यूजिंग द शेप्स, बाय यूजिंग द एरोज. ठीक है, हम शेप्स को, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि एरोज को, ग्राफिक्स को यूज करते हुए हम अगर कोई स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन फ्लो शो करें तो वो फ्लो चार्ट कहलाता है. इसकी एग्जांपल अभी हम आगे देखेंगे, पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लें. इट इज यूज टू शो द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स. ये अभी तक जो हम स्टेप देख रहे थे बीच, उसमें स्टेप नंबर्स लिखे हुए थे, इसमें स्टेप नंबर नहीं लिखे थे, इसमें सीक्वेंस बताया जा रहा था बाय यूजिंग द एरोज. एरोज की मदद से सीक्वेंस बताया जा रहा होता है कि भाई दिस इज द फर्स्ट स्टेप, नाउ दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द थर्ड वन, दिस इज द फोर्थ वन. इज दैट क्लियर? अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? शोज द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स एंड लॉजिक ऑफ द सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम बिफोर राइटिंग द फुल कंप्यूटर प्रोग्राम. कंप्यूटर प्रोग्राम क्रिएट करने से पहले का स्टेप है ये कि हम उससे पहले एक फ्लो चार्ट जनरेट कर लें, जिससे हमें एग्जैक्ट फ्लो पता चल जाए कि पहले क्या काम करना है हमने, उसके बाद क्या काम करना है हमने, उसके बाद क्या काम करना है. ठीक है, तो उस फ्लो के अकॉर्डिंगली आंसर भी एक्यूरेट आएगा. गॉट इट? अच्छा, आगे कह रहे हैं इट ऑल्सो हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग द स्टेप्स ऑफ द सॉल्यूशन टू अदर्स बाय यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स. अच्छा, अब हर स्टेप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए या हर स्टेप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे अलग सिंबल्स यूज हो रहे हैं. हर स्टेप के लिए एक अलग नया सिंबल है. वो क्या सिंबल्स हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं. ठीक है, पर पहले मुझे ये बता दीजिए फ्लो चार्ट में एल्गोरिथम में डिफरेंस क्लियर हो गया आपको? क्या डिफरेंस था? एल्गोरिथम इज द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम व्हिच शुड बी रिटन इन द सिंपल टेक्सचुअल फॉर्म, और फ्लो चार्ट शुड बी रिटन इन द पिक्चर्स, शेप्स और फिगर्स की फॉर्म में. गॉट इट ना? उसमें स्टेप नंबर्स नहीं होते, उसमें एरोज की मदद से हमें स्टेप शो हुए होते हैं. हाउ कम? देख लेते हैं अभी. अच्छा, अब ये हैं वो फ्लो चार्ट सिंबल्स, ये हैं वो फ्लो चार्ट सिंबल्स. भाई ये फ्लो चार्ट सिंबल्स क्यों कहते हैं इनको? सिंबल्स आर दोज पिक्चर्स, दोज शेप्स दैट वी कैन यूज टू क्रिएट अ फ्लो चार्ट. ठीक है, अच्छा, अब उनके नाम क्या है और उनका पर्पस क्या है, फंक्शन क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं. भाई अभी हमने देखा पीछे एल्गोरिथम्स जो देखे थे उसमें दो कॉमन स्टेप्स थे. क्या कॉमन स्टेप्स थे? स्टार्ट भी होगा और स्टॉप भी होगा. ठीक है, स्टार्ट और स्टॉप के लिए हम जो शेप फ्लो चार्ट में यूज करते हैं कंपैरेटिवली, दैट शेप इज दिस वन, जिसको हम स्टार्ट और एंड का शेप कहते हैं. ये समहाउ लाइक द ओवल शेप होता है. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे तो एन ओवल रिप्रेजेंट अ स्टार्ट और एंड पॉइंट. तो स्टार्ट वाले स्टेप के लिए और एंड वाले स्टेप के लिए दोनों के लिए कॉमन सिंबल है जिसको हम ओवल की शेप कहा जाता है, और ये यूज किया जाता है स्टार्ट और स्टॉप के लिए. गॉट इट नाउ? ओके, दैट्स वेरी गुड सारे में. अच्छा, इसके बाद नंबर टू सिंबल दैट इज एरो, दैट इज एन एरो. अब एरो क्यों यूज होता है भाई? एरो क्यों यूज होता है? अ लाइन इज अ कनेक्टर दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव शेप्स. इट मीन दैट जब हम कोई फ्लो चार्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, तो उसके फ्लो को बताने के लिए, फ्लो मीन्स कि ये पहला स्टेप था, अब ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, तो हम बाय यूजिंग द एरो वी विल रिप्रेजेंट दैट कि भाई यहाँ से यहाँ स्विच करना है, यहाँ से यहाँ स्विच करना है. तो एरो बेसिकली फ्लो बताता है. एरो हम क्यों यूज करते हैं? फ्लो चार्ट का फ्लो बता रहा होता है. नंबर 3, दिस शेप इज कॉल्ड पैरेललोग्राम. ठीक है, यहाँ लिखा हुआ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट इनपुट और आउटपुट. अब ये यूज क्यों होती है? पैरेललोग्राम शेप इज यूज फॉर इनपुट और आउटपुट. इनपुट मतलब अगर कोई वैल्यू देनी है हमने जिसके अकॉर्डिंगली काम करवाना है. फॉर एग्जांपल अभी हम जो पीछे एल्गोरिथम की एग्जांपल देख रहे थे, हमने क्या किया था, दो नंबर्स को ऐड करवाना देखा था कि हाउ टू ऐड टू नंबर्स. तो दो नंबर जो हमने दिए थे उसको, जिसको उसने ऐड किया था, तो वो जो दो नंबर हमने दिए वो इनपुट कहलाएगा, और उसने जो हमें उसका रिजल्ट निकाल के दिया वो आउटपुट कहलाएगा. तो इन दोनों स्टेप्स के लिए, इनपुट वाले स्टेप के लिए, आउटपुट वाले स्टेप के लिए, हमने जो शेप यूज करना है दैट इज पैरेललोग्राम. दिस शेप इज कॉल्ड पैरेललोग्राम. गॉट इट नाउ? आफ्टरवर्ड्स द फोर्थ shape that is the rectangle one. A rectangle shape is used for process. अब process क्या मतलब? कैलकुलेशन. हमने पीछे जो भी एल्गोरिथम देखे उसमें एक स्टेप था, इसमें कैलकुलेशन हो रही थी, फॉर्मूला लग रहा था. ठीक है, फॉर्मूला लग के जहाँ पे आंसर जनरेट हो रहा था, उस स्टेप को लिखने के लिए हम जो शेप यूज करते हैं उस शेप को रेक्टेंगल शेप कहते हैं. क्या कहते हैं? रेक्टेंगल शेप. इज दैट क्लियर नाउ? यस, इट इज समहाउ लाइक द ER डायग्राम्स. ठीक है, बट इसमें स्पेसिफाइड शेप्स होते हैं.
स्पेसिफाइड शेप्स होते हैं। अच्छा, अब ये लास्ट है, लास्ट शेप। अब ये जो लास्ट शेप है दैट इज डायमंड वन। इस शेप को क्या कहा जाता है, इसका नाम क्या है, डायमंड शेप। इंडिकेट द डिसीजन। ये शेप बेसिकली यूज़ की जाती है डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन मेकिंग व्हाट, जहाँ पे हमें कोई फैसला लेना पड़े यस या नो में। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा स्टेप आ गया कि भाई जहाँ पे हमें फैसला करना पड़े भाई यहाँ जाना है या यहाँ जाना है, ये गेटिंग माय पॉइंट, यस करना है या नो करना है, तो उससे पहले जो स्टेप होगा वहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए हम ये डायमंड शेप यूज़ करेंगे। इज दैट क्लियर? बिल्कुल ऐसा ही है सारे में, जैसे कि हमने लास्ट में अनफास ऐसा ही है कि जो हमने 9th क्लास में यूज़ किया थे, लास्ट में ईयर डायग्राम बनाई थी, उसमें शेप यूज़ की थी, तो उसी तरीके से ही है बिल्कुल ये, ठीक है। बट इसमें ये स्पेसिफाइड शेप जो है ये रिस्ट्रिक्टेड है। अगर हम इनपुट के लिए ये वाली शेप यूज़ कर लेंगे तो हमारा फ्लो चार्ट गलत हो जाएगा। हम डिसीजन मेकिंग के लिए ये वाली शेप यूज़ कर लेंगे, हमारा फ्लो चार्ट गलत हो जाएगा। तो ये स्पेसिफाइड है, ये बिल्ट इन है, हमें यही यूज़ करनी है, ठीक है। आई होप यू गाइस आर क्लियर अबाउट दीज शेप्स। तो भाई मुझे बताइए ये जो ओवल शेप है ये किस लिए यूज़ होती है, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी बताएंगे सब, सबसे जवाब चाहिए मुझे। ओवल शेप किस लिए यूज़ होती है? स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे बताइए डायमंड शेप किस लिए यूज़ होती है? डायमंड शेप किस लिए यूज़ होती है? क्विकली यस और नो, मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए। किसके लिए? डिसीजन मेकिंग। ओके, वेरी गुड, डिसीजन मेकिंग के लिए। अच्छा, अब मुझे बताइए पैरेललोग्राम शेप किस लिए यूज़ होती है? क्विकली, पैरेललोग्राम किस लिए यूज़ होती है? इनपुट आउटपुट के लिए, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, अब लास्ट मुझे बताइए कि प्रोसेस के लिए कौन सी शेप यूज़ करेंगे? प्रोसेस के लिए कौन सी शेप यूज़ करेंगे? दैट्स द रेक्टेंगल वन। ओके, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब एरो किस लिए था? जस्ट शो द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम का जो फ्लो शो कर रहा है उसके लिए एरो यूज़ करते हैं। अच्छा, अभी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंस पे बाद में चलते हैं, पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी, ताकि अभी ताज़ा ताज़ा आपको याद है ना, तो आप क्लेरिफाई हो जाए। अच्छा, क्या एग्जाम्पल है फ्लो चार्ट की? भाई स्टार्ट किया सबसे पहले, ठीक है, स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद हमने रीड करवाया टेम्परेचर, ठीक है। पहले स्टार्ट के लिए हमने ओवल शेप यूज़ करी प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए। अब हमने वैल्यू रीड करवानी है, वैल्यू देनी है उसको कि वैल्यू है क्या इस वक्त, ठीक है। तो वैल्यू रीड करवाने के लिए हमने इनपुट के लिए पैरेललोग्राम शेप यूज़ किया। अब उसके बाद वो टेम्परेचर के ऊपर डिसीजन मेकिंग, अब वो बता रहा हूँ आपको डिसीजन मेकिंग होती क्या है। वो टेम्परेचर के ऊपर एक डिसीजन मेकिंग रिस्ट्रिक्शन लगा दी उसने कि अगर टेम्परेचर बिलो 32 होगा, अगर टेम्परेचर बिलो 32 होगा तो क्या करेगा, वो यस पे चला जाएगा, और अबव 32 होगा तो वो नो पे चला जाएगा। इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग। जब ऐसा स्टेप आ जाए जहाँ पे उन्हें यस नो में फैसला लेना हो, या तो इधर जाना है या तो इधर जाना है, सीधा नहीं चलते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए हम डायमंड शेप यूज़ करते हैं। तो उन्होंने बोला भाई जो भी टेम्परेचर आपको दिया जाए आप चेक करो, अगर तो वो 32 से बिलो है तो यहाँ चले जाओ और इस स्टेप पे जाके प्रिंट करवा दो बिलो फ्रीजिंग। क्या प्रिंट करवा दो? बिलो फ्रीजिंग, ठीक है। अगर नो, अगर 32 से अबव है तो आप यहाँ चले जाओ और प्रिंट करवा दो अबव फ्रीजिंग। गॉट इट ना? तो प्रिंट करवाना, आउटपुट देना, ठीक है। तो उसके लिए कौन सी शेप यूज़ करी? अगेन पैरेललोग्राम शेप्स। और एंड करना था लास्ट में तो एंड शेप। इसमें कोई प्रोसेस सिंबल नहीं है, यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, डिसीजन मेकिंग हो रही है। डिसीजन मेकिंग हो रही है तो इसलिए हमने डायमंड शेप यूज़ करा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? भाई एनी क्वेश्चन टिल या? सब ठीक जा रहे हैं? ओके, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, ये वाली पीछे वाली स्लाइड अभी हमने स्किप कर दी थी, इसमें हम क्या देख रहे थे? इंपॉर्टेंस ऑफ अ फ्लो चार्ट। अब अभी हमने एल्गोरिथम की इंपॉर्टेंस देखी थी, इसी तरीके से फ्लो चार्ट की भी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। भाई फ्लो चार्ट क्यों जरूरी है? मेन यूज ऑफ अ फ्लो चार्ट इज टू विजुअलाइज द ऑपरेशंस and sequence of the steps to perform them. It illustrates the logic to solve a problem before writing the full computer program. It shows all steps visually or graphically, which is easy to understand in one look, and also help to describe programs flow to others. It also helps programmers when we modify or extend a program, following some advantage of फ्लो चार्ट। क्या कह रहा है, क्यों ज़रूरी है भाई, क्यों हमें फ्लो चार्ट की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि फ्लो चार्ट से ना हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि भाई सारे स्टेप्स आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं, कोई स्टेप मिस तो नहीं हो रहा बीच में से। अच्छा, अगर सारे स्टेप्स आ गए तो सिक्वेंशली आए हैं कि नहीं आए हैं। ऐसा तो नहीं हम ये डिसीजन मेकिंग लगाया हमने तो यस का तो ऑप्शन हमने डाल दिया, नो का नहीं डाला कि नो पे कहाँ जाना चाहिए।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो जो प्रोग्राम हम लिखने जा रहे हैं, प्रोग्राम से पहले हम फ्लो चार्ट इसलिए बना लेते हैं हमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, हर चीज़ क्लियरली प्रिस्क्राइब हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, ईजी टू अंडरस्टैंड। दैट्स वेरी गुड। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। फ्लो चार्ट हेल्प इन कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम टू ऑल अदर्स एंड मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड। क्या कह रहे हैं? फ्लो चार्ट हेल्प इन कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम की लॉजिक समझने में हमारी आसानी कर देता है। ठीक है, हम लॉजिक कैसे, हम फ्लो देखेंगे तो हमें लॉजिक पता चल जाएगी भाई क्या होने जा रहा है। इसके बाद इट इज़ अ यूजफुल प्रोग्राम document that is needed for various purpose like to know about program quickly to modify program logic। अगर हमें कहीं लगता है कि कहीं हमें इसको इनहेंस करने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हम उसी स्टेप को डायरेक्टली उसी स्टेप पे जाके इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे, हमें पूरा प्रोग्राम चेंज ना करना पड़े, उसी को मॉडिफाई कर दें। ठीक है, उसी प्रोग्रामिंग लॉजिक को वहीं पर फॉर्मूला चेंज करना है, फॉर्मूला दूसरा लगा दें। ठीक है। अच्छा, तीसरा एडवांटेज क्या बता रहे हैं? भाई दी फ्लो चार्ट एक्ट्स एज अ गाइड और ब्लूप्रिंट ड्यूरिंग द कोडिंग ऑफ द प्रोग्राम। जब हम प्रोग्राम को कोड करना शुरू होते हैं ना, उसका प्रोग्राम का कोड लिखना शुरू होते हैं, उसका ब्लूप्रिंट भी कहलाता है। ब्लूप्रिंट का मतलब है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, इसको देख के हम प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो ये स्टेप हो गया हमारा, अब इस पे जाना है, अब इस पे जाना है। ब्लूप्रिंट का मतलब है एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन जिसको देख के हम चीज़ अपनी इन्वेंट करना शुरू करें। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, हमने एग्जाम्पल भी देख ली, अब हम आते हैं डिफरेंस पे। एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट दोनों समझ तो आ गया, इन दोनों में फ़र्क क्या है? ठीक है, तो उसका डिफरेंस देख लेते हैं भाई। डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट, क्या फ़र्क है भाई एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट में? कंपैरेटिवली देखना शुरू करते हैं। एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। फ्लोचार्ट इज अ डायग्राम ऑफ डिफरेंट शेप्स दैट शोज द फ्लो ऑफ द डेटा थ्रू प्रोसेसिंग सिस्टम। इज दैट क्लियर? ये स्टेप बाय स्टेप है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है सिंपल। ठीक है, डायग्राम्स की मदद से रिप्रेजेंट करना है फ्लो प्रोग्राम का। दूसरा डिफरेंस, इन एल्गोरिथम टेक्स्ट इज यूज, एल्गोरिथम लिखने के लिए सिंपल टेक्स्ट यूज करते हैं, हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं। इन फ्लो चार्ट सिंबल्स और शेप्स आर यूज, फ्लो चार्ट में शेप्स और सिंबल्स यूज होते हैं। ठीक है जी। नंबर 3, एल्गोरिथम इज इजी टू डिबग। अब ये डिबग क्या चीज़ है? एनीवन कोई बताएगा मुझे डिबग क्या चीज़ है? गलती, दैट्स वेरी गुड। डिबग का मतलब है भाई बग्स होते हैं ना, बग्स वो एरर्स कहलाते हैं। बग्स क्या कहलाते हैं? एरर्स। तो भाई एरर्स को रिमूव करना, एरर्स को रिमूव करने को डिबगिंग कहलाते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिबगिंग कहते हैं। ठीक है, तो भाई डिबगिंग जो है, एरर्स रिमूव करने का मेथड है, वो एल्गोरिथम इज इजी टू डिबग। एल्गोरिथम में एरर रिमूव करना आसान है, डिबग करना आसान है, बट फ्लो चार्ट इज डिफिकल्ट टू डिबग। फ्लो चार्ट में डिबगिंग मुश्किल होती है। तीसरा डिफरेंस। ठीक है, अब आते हैं चौथे डिफरेंस पे। एल्गोरिथम इज डिफिकल्ट टू राइट एंड अंडरस्टैंड। एल्गोरिथम को लिखना डिफिकल्ट होता है और समझना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, कंपैरेटिवली पॉइंट देखें फ्लो चार्ट का, फ्लो चार्ट इजी टू कंस्ट्रक्ट अंडरस्टैंड, बनाना भी आसान है, समझना भी आसान है, क्योंकि ज़्यादा इंग्लिश नहीं यूज़ हुई उसमें, ज़्यादा पिक्चर्स यूज़ हुई हुई। शेप से हम समझ जाएंगे भाई ये कौन सा स्टेप है, एंड यू गेटिंग माई पॉइंट? शेप देख के समझ जाएंगे किस चीज़ का स्टेप है, तो उसको समझना भी आसान होता है। अच्छा, पाँचवा पॉइंट देखें अगर हम, फिफ्थ पॉइंट, दैट इज एल्गोरिथम डज नॉट फॉलो एनी रूल्स। एल्गोरिथम लिखने के कोई रूल्स नहीं है, सिंपल इंग्लिश आपको आनी चाहिए, इसका आप एल्गोरिथम क्रिएट कर। बट फ्लो चार्ट फॉलो रूल्स फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। भाई कौन से रूल्स की बात हो रही है? कौन से रूल्स की बात हो रही है? कि भाई इस स्टेप के लिए ये वाला शेप यूज़ होगा, इस स्टेप के लिए ये वाला शेप यूज़ होगा, ये रूल्स हैं। ठीक है, इन रूल्स को हमें फॉलो करना है फ्लो चार्ट लिखने के लिए, दैट इज कंपल्सरी। ओके, द लास्ट वन, एल्गोरिथम इज द सूडो कोड ऑफ द प्रोग्राम और फ्लो चार्ट इज जस्ट द ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम लॉजिक। मैंने सूडो कोड का भी पीछे बताया था आप लोगों को, इंट्रोडक्शन क्या था भाई? इज द मिडिल लेयर ऑफ द बिफोर द प्रोग्राम कोड। प्रोग्राम कोड से लिखने से पहले जो हमें एक लेयर चाहिए होती है, जो आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे रही, विजुअल नहीं बेसिकली आपको एक प्रिस्क्राइब कर रही होती है कि भाई स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हमने प्रोग्राम बनाने जाना है, उसको सूडो कोड कहते हैं। बट वो हार्ड कोडेड नहीं होती, उसमें हम स्पेसिफिक कोड यूज़ नहीं होता, उसको सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करके लिखते हैं, तो वो बेसिकली एल्गोरिथम जो है प्रोग्राम का सूडो कोड भी कहलाता है। बट फ्लो चार्ट जो है वो ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है प्रोग्राम की। इज दैट क्लियर ना? अच्छा जी, डिफरेंस क्लियर हो गया सबको? अगर हो गया है तो फिर कुछ सवाल कर लेते हैं। चलो कुछ सवाल कर लेते हैं भाई। अच्छा जी, बताइए ज़रा जल्दी से, विच वन ईजी टू कंस्ट्रक्ट, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट?
Algorithm is easy to construct. Anfas, are you sure? Zain, are you sure? Sarim, flowchart, okay. Anfas, flowchart, are you sure? Which one is easy to construct? कुछ एल्गोरिथम कह रहे हैं, कुछ फ्लोचार्ट कह रहे हैं. अभी कंफर्म कर लेते हैं भाई. Look at here. Flowchart is easy to construct. Flowchart is easy to construct. तो easy to construct flowchart है, जहन में रखिएगा. अब एल्गोरिथम नहीं बोलिएगा, ठीक है भाई. अच्छा, दूसरा पॉइंट, दूसरा सवाल कर लेते हैं हम आपसे. दूसरा सवाल है मेरा आपसे, which follows the rules, algorithm of flowchart, which follow the rules, flowchart. Okay, that's very good. That's very good. Flowchart follow the rules. Okay, good one. अच्छा, which one use the simple English language? Which one use the simple English language? Algorithm. Okay, that's great. That's great. Algorithm. Okay. चलो, that's very good. Next question. अच्छा, एक काम करते हैं, ये तो हमारी लेक्चर हो गया आज का, इसको हम यहाँ वाइंड अप करेंगे. अच्छा, अब मैं कुछ एवेल्यूशन करता हूँ आपसे. इससे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है मेरे पास, वो मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपने मुझे एक्नॉलेज करना है उसका, ठीक है. टाइमली एक्नॉलेज करना है और उसके ऊपर मूव करते हैं. ये जो नेक्स्ट टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर, इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है. डेटा स्ट्रक्चर, ये दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 1, डेटा स्ट्रक्चर. इसकी डेटा स्ट्रक्चर की 2 टाइप्स होती हैं, लीनियर, नॉन लीनियर. इसको हम डिटेल में अगली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस कर लें. अब मैं पहले टॉपिक से कुछ क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ आपसे, तो गेट रेडी फॉर दैट. पहला सवाल है मेरा, द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड. द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड. None of them. Mohammed Zain. So that's algorithm, Anfas algorithm, और बाकी कहाँ हैं? सारे algorithm. Okay, चेक कर लेते हैं भाई. Okay, it's an algorithm. It's an algorithm. Good one. Good one. Okay. Now this is the evaluation phase. आप अपने आप को evaluate कर रहे हैं, आपको कितना समझ आया लेक्चर में, ठीक है. खुद evaluate करना है अपने आप को. Number 2. Okay, the number 2 is, which of the following is not one of the steps in the programming project. अभी हमने जो पीछे प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स देखे थे ना शुरू में, जो पिछले चैप्टर से लिंक कर रहे थे, ये उससे सवाल है. क्या सवाल है? which of the following is not one of the step, जो कि स्टेप नहीं है. किसका स्टेप नहीं है? प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट. अगर कोई भी प्रोग्रामिंग का प्रोजेक्ट बनाने जाए, उसका स्टेप नहीं है. कौन सा वाला स्टेप नहीं है इसमें से? प्लानिंग द सॉल्यूशन, number 2 coding the program, number 3 testing the program, number 4 selecting the hardware. What do you think? A, B, C, D? Which one? D, selecting the hardware. Are you all agree? Okay, check कर लेते हैं. It's selecting the hardware. That's very good. प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है सेलेक्टिंग द हार्डवेयर. हार्डवेयर से हमारा प्रोग्राम करने का कोई ताल्लुक नहीं होता. दैट्स वेरी गुड. नंबर 3, इन प्रिपेयरिंग अ प्रोग्राम वन शुड फर्स्ट. प्रिपेयरिंग अ प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले वन शुड फर्स्ट, पहले हमें क्या कर लेना चाहिए? प्लान द सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन प्लान कर लेना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन कर लेनी चाहिए, कोडिंग कर लेनी चाहिए, या डिफाइन द प्रॉब्लम कर लेना चाहिए. कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले. सो दैट्स कह रहे हैं प्लान द सॉल्यूशन. ओके, सारिम कह रहे हैं डिफाइन द प्रॉब्लम. ओके, और एनीवन एल्स? अनफास कह रहे हैं डी. ओके, दोबारा सुने सवाल. इन प्रिपेयरिंग अ प्रोग्राम, प्रोग्राम बनाने से पहले हमें क्या कर लेना चाहिए? उसका सॉल्यूशन प्लान कर लें या डिफाइन द प्रॉब्लम कर लें? इन दोनों में से क्या लगता है आप लोग? चलो चेक कर लेते हैं. इट्स प्लान द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन प्लान कर लें, उसका सॉल्यूशन प्लान कर लें. आई शो इट कैन बी सॉल्यूशन प्लान कर लें. डिफाइन द प्रॉब्लम, दैट ऑल्सो कैन बी द राइट आंसर, बट मोस्ट प्रेफरेबली आंसर इज डिफाइन इज प्लान द सॉल्यूशन. हाउ कम? ये नहीं पूछ रहे कि भाई प्रोग्राम कोई भी कह सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले क्या कर लें, तो भाई प्रॉब्लम डिफाइन कर लें. ये कह रहे हैं प्रिपेयरिंग अ प्रोग्राम
प्रोग्राम बनाने से पहले क्या कर लें, उसका सॉल्यूशन प्लान कर लें, प्रोग्राम बनेगा कैसे. Is that clear? No, there's the minor difference between these two. Okay, the next one. A pictorial representation of the program is called a pictorial representation. So simple one. It's a flowchart. That's very good. Okay, the next one. What does the diamond shape, diamond symbol in a flowchart represent? Diamond symbol किस लिए यूज होता है? चेक कर लेते हैं भाई. इट्स अ डिसीजन मेकिंग. ओके, एवरीवन इज गुड. डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट वन. व्हाट डज एन एरो रिप्रेजेंट इन द फ्लो चार्ट? व्हाट डज एन एरो रिप्रेजेंट इन द फ्लो चार्ट? इट्स डी, स्टॉप, अनपास. इट्स बी. ओके, चेक कर लेते हैं. इट्स डेटा फ्लो. ओके, दैट्स वेरी गुड. इट्स डेटा फ्लो. द नेक्स्ट वन. इन फ्लो चार्ट अ कैलकुलेशन, जो कि प्रोसेस कहलाती है, इज रिप्रेजेंटेड बाय. कैलकुलेशन के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? चेक कर लेते हैं. ओके, इट्स अ रेक्टेंगल वन. दैट्स वेरी गुड. दैट्स वेरी गुड. द नेक्स्ट वन. द सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट इनपुट एंड आउटपुट. इनपुट और आउटपुट के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है इसमें से? विच वन? आर यू श्योर? चेक कर लेते हैं. इट्स अ पैरेललोग्राम. दैट्स वेरी गुड. दैट्स वेरी गुड. ओके, हियर वी आर गोइंग टू वाइंड अप द क्लास, राइट? नाउ, if you still have any question regarding the problem solving with the steps, algorithm, flowchart, the examples of algorithm, flowchart, the difference between algorithm and flowchart, so you can ask me right now. You have 2 minutes. After that, we will wind up the class. Any question? Are you all agree? Okay, that's very good. Sarim, Anfas, Sudesh, अच्छा, जैन कह रहे हैं एल्गोरिथम में भी तो रूल्स होते हैं. बेटा, एल्गोरिथम इज डिफिकल्ट टू राइट. अभी हमने पीछे पढ़ा था. इट इज़ व्हाट डिफिकल्ट टू राइट. वी शुड नो द इंग्लिश लैंग्वेज टू राइट द एल्गोरिथम. ठीक है, उसको हमें प्रॉपर वे में प्रिस्क्राइब करना पड़ता है. अदरवाइज जब सेंटेंस मेकिंग नहीं होगी तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए वो डिफिकल्ट टू राइट होते हैं. इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, उसमें कोई रूल्स नहीं है. हमें सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए टू क्रिएट द एल्गोरिथम्स. गॉट इट नाउ? एनी अदर क्वेश्चन? दैट्स वेरी गुड. एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो वी आर गोइंग टू वाइंड अप द क्लास टिल नाउ. ठीक है, हम यहाँ तक रोक रहे हैं क्लास. डेटा स्ट्रक्चर इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 1. वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास. और हमने चैप्टर नंबर 1 वाइंड अप कर देना है अगली क्लास में. ठीक है, सो एवरीवन शुड बी देयर इन द क्लास. ठीक है, ऑन टाइम. मुझे पता है बकरीद से कुछ दिन रह जाएंगे, थोड़े दिन पहले की क्लास होगी तो बच्चे गायब होना शुरू हो जाएंगे. बट ठीक है, 1 घंटे की बात है, नुकसान नहीं करना अपना. हम चैप्टर वाइंड अप करेंगे और पूरे कंक्लूजन के साथ करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है जी, चलिए अपना ख्याल रखिए. तब तक के लिए टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.